स्वागत है आपका। बात हम यहाँ पर मेटल्स की कर रहे हैं और कॉपर में ऑफकोर्स खरीदारी के ट्रेंड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन दो और मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक, यहाँ पर भी बढ़त है। स्टील ने अपने मल्टी ईयर लोज से यहाँ पर तेजी बाजारों में फिर से दिखाई है, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? अनुज, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल पैक को एक्सक्लूडिंग कॉपर यहाँ से, और आपकी टॉप पिक बाकी के मेटल्स में क्या होगी और क्यों? देखिए, जिंक मुझे लगता है कि एक अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ईयर वाइज देखें तो काफी आउट परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो जिंक ने करीबन 4% के नेगेटिव रिटर्न दिए थे, और अगर आप लास्ट मंथ में और इस महीने में देखें तो इस महीने के अंदर इधर ही करीबन इसमें 5.5% की तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो मंथली वाइज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस जिंक में आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि जिंक में क्योंकि डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है, बैटरीज डिमांड और ईवीज की डिमांड के चलते काफी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस में है, तो मुझे लगता है कि जिंक में एक अच्छी खासी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकती है। हमें लगता है कि जिंक में हमारा एक बेस्ट पिक रहेगा। खरीदारी का ट्रेड जिंक में बना सकते हैं 256 258 के आसपास में, 248 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 270 275 तक देखे जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डिप अगर आता है तो जिंक मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज अगर हम देखें तो एल्युमिनियम और स्टील, ये इनके अंदर भी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि जिंक एक अच्छा पिक हो सकता है जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी के तौर पे देख सकते हैं। अनुज, आप जिंक को क्या एज अ रैंकिंग कॉपर के भी ऊपर रखेंगे, या फिर आपको लगता है कॉपर 1, जिंक परहैप्स 2? यस, जिंक मुझे लगता है कि नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि अच्छी ओके। खासी परफॉर्मेंस इसमें है, रिकवरी अच्छी है। कॉपर मुझे लगता है कि सेकंड नंबर पे रखना चाहिए। और थर्ड पे किसे रखेंगे? एल्यूमिनियम को? थर्ड पे एल्युमिनियम को, यस। ओके। दिनेश जी, आप कैसे अपनी रैंकिंग यहाँ पर करेंगे, और अगर आप बाकी मेटल्स को देखें तो आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? जी बिल्कुल, जैसे अनुज ने कहा कि जिंक की रिकवरी काफी फास्ट रही है। नीचे में मतलब 245-47 जाने के बाद में अभी दोबारा 260 के आसपास ये ट्रेड करता है, 267 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी रिकवरी ज्यादा फास्ट है बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले। और अभी भी 265 के आसपास अगर मुझे लगता है कि जिंक एक डिप लेता है तो एक अच्छा खरीदारी का अवसर रह सकता है। 282 284 के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं, और डाउन साइड 255 मुझे लगता है कि बेस लाइन सपोर्ट मेंटेन करता रहना चाहिए। साथ ही साथ एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो 225-225-50 के आसपास ये जोन है, एक डिमांड जोन है, एक एरिया है जहां पर यहां से दोबारा अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है। 215 से 227 मात्र 5 दिनों में आया है, तो इसकी रिकवरी थोड़ी सी ज्यादा फास्ट लगती है मुझे। और आने वाले समय में 245 247 लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। 218 का बेसलाइन सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। मुझे लगता है एल्यूमिनियम और जिंक दोनों मुझे एक नंबर 1 लगते हैं, और कॉपर मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। ऑल राइट। तो जिंक एंड एल्यूमिनियम नंबर 1 पे और कॉपर सेकंड पे। अनुज, आप अनु से बात हो चुकी है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं इसे अब यहाँ पर, और एल्यूमिनियम स्पेशली यहाँ पर किस तरह के फंडामेंटल्स हैं? क्योंकि एज ऑफ नाउ हमने देखा है चाइना का यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ता हुआ, एल्यूमिना के प्राइसेस हायर हैं, इन्वेंट्रीज में कुछ बहुत गिरावट है, लेकिन क्या वो प्राइस इन हो चुका है? आई थिंक 60-70% प्राइस इन हो गया है, बट मेजर जो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है वो है आगे जाके ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, रशियन एल्यूमिनियम का क्या आउटलुक है, वेदर इट इज गोइंग टू हिट द मार्केट और नॉट। सो एल्यूमिनियम की मार्केट अगर आप देखेंगे तो डिमांड सप्लाई, जैसे आप सरप्लस और डेफिसिट की बात करते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी डेफिसिट नहीं है एल्यूमिनियम की मार्केट में। द सप्लाईज आर रिलेटिवली रिलैक्स्ड एज ऑफ नाउ, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो बड़ा ट्रिगर आएगा आई थिंक रशिया की ओर से, और कोई सैंक्शन, नया कोई सैंक्शन लगता है एल्यूमिनियम पे या दूसरी कोई कमोडिटी पे, तो वो सब चीजें आगे जाके देखनी होगी। मेरी राय है एल्यूमिनियम ऊपर में 240-42 तक जा सकता है, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस एल्यूमिनियम से ज्यादा जिंक है। ऑल राइट। तो जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर यहाँ पर सभी में तेजी फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है। अजय, आप अपनी रैंकिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल भाई जी, अगर हम फंडामेंटल जो जो अभी डिस्कस किए उसमें मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिंक का दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा कि पिछले हफ्ते में भी जो संघाई की जिंक इन्वेंटरी उसमें 9.3% का फॉल था, और ग्लोबल जिंक मार्केट का जो सरप्लस था वहां पे हमने कमी आती हुई देखी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि दो मैटर फैक्ट ये भी रहेगा, जैसे एमएमजी का हमने देखा कि प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है, साथ में हैवी रेन्स की वजह से भी प्रोडक्शन कट से, तो ये सारे फैक्टर्स आने वाले टाइम में और बढ़ते हुए दिखाएंगे। तो पहला प्रेफरेंस मेरा जिंक के अंदर रहेगा, जिंक के बाद एल्यूमिनियम एंड देन कॉपर। तो जिंक के अंदर मुझे लगता है कि प्राइसेस में जो रिसेंट रैली आई भी है, एलएमई पे हमने करीबन 2850 के ऊपर इस वक्त ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। मुझे लगता है एक थोड़ा सा हर्डल रहेगा 3100 के आसपास, जो डोमेस्टिक मार्केट पे
समझो 285 के आसपास वापस मिल जाएगा। एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। चार्टिकली भी अगर आप देखें तो हार्मोनिक पैटर्न बहुत स्ट्रांगली 208 से घुमा हुआ है, जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 248 250 के जोन पे दिखा सकता है। चाइना से जो जुलाई के नंबर्स आए उसमें 11.5% का जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्रीज के अंदर भी विड्रॉल है लगभग 30% का। तो एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग करके चले तो 250 तक का लेवल एटलीस्ट मिल सकता है। एंड लास्ट जो हमने कॉपर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो कॉपर में मुझे लगता है कि प्राइजेस में 812 के ऊपर अगर वीकली क्लोज मिल जाता है तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 860 870 तक का भी स्पाइक हम कॉपर में वापस आते हुए देख पाएंगे। तो चाहे वो जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तीनों में खरीदारी है। ऑफ कोर्स रैंकिंग्स हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर डिस्कस की ही हैं, लेकिन एक और मेटल जो कि पार्ट प्रेशस मेटल है, पार्ट इंडस्ट्रियल मेटल है, वहां पर भी हमने कुछ बहुत एक्शन फिर से लौटता हुआ देखा है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यही माना जा रहा है कि $34-35 एन आउंस इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स चांदी के भाव यहाँ से थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अजय, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? ऑफकोर्स जो ड्यूटी कट का डाइवर्जेंस हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 30-32 के लेवल्स बनता हुआ देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन भारतीय बाजारों के लिहाज से क्या है? देखिए, कभी भी हम चांदी को देख रहे हैं तो काफी साल भर से रेशियोज काफी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं भूल भी गया था, कॉपर और गोल्ड रेशियो में भी डबल टॉप बना है, जहां पे लग रहा है कि कॉपर बहुत अच्छा दिखा है। सिमिलरली अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं, वी हैव सीन रेशियो वाज फॉलन टुवर्ड्स 72 लेवल और अब 90 के करीब जाने के बाद रिवर्ट बैक कर रहा है। तो जैसे से ये रिवर्सल कर रहा है, ये साइन देता है कि चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। ग्रीन एनर्जी में कंजम्पशन और माइंस आउटपुट, ये सब कहानी हमने ऑलरेडी देखी हुई है जो सपोर्टिंग है। बट मुझे लगता है 30 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रीच करके होल्ड कर जाता है तो 32 32.5 तो इमीडिएट में, बट वॉल्टिलिटी ईयर एंड तक और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि डिमांड और साथ में रेशियो का फॉल, ये सबको देखते हुए $38-39 तक का लेवल आराम से हम इंटरनेशनल में ईयर एंड तक स्पाइक कर पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में पहले जैसे मैं 98,000 से 1 लाख तक का व्यू रखता था, लेकिन ड्यूटी करेक्शन की वजह से हमने ये देखा कि प्राइजेस में फॉल बैक आया। लेकिन वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम होने की वजह से मुझे अभी भी लग रहा है कि प्राइजेस 97-98 का जो पहले वाला टारगेट था, डिस्पाइट 9% का जो ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ है, फिर से हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे लोअर लेवल पे बहुत स्ट्रांगली बढ़ते जा रही है। दिनेश जी, आपका चार्ट क्या दिखाते हैं? कल मेरी मेटल फोकस से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा 34-35 इस साल के अंत तक। अजय कह रहे हैं 38-39 इस साल के अंत तक। जी, मैं पहले बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुलिश था, लेकिन ये 9% ड्यूटी कट के बाद काफी क्लाइंट्स तक हो गए उसमें, और मुझे लगता है कि एक कॉशियस अप्रोच जरूर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ये इसका जो फॉल होता है ये बहुत ही रिग्रेस होता है। 78,500 के ब्रेकआउट के बाद में 95,000 जाने में करीब 4 महीने लगाए, और 95 से 78 आने में 1 महीना ही लगा इसमें। तो जो फॉल इसका है बहुत स्टीप होता है, बहुत शार्प होता है, और इतना होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि उसको एग्जिट कहां पर करें। बट फॉर्चुनेटली 78,500 से दोबारा रिट्रेस करके अभी 84-85,000 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहां से दोबारा एक इसका चांस है 88,000 to 92,000। मतलब ऑन एग्रेसिव मोड मैं कहूंगा कि 92,000 ये दोबारा लेवल आ सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल में 32-32.5 के लेवल रखते हैं। अगर कोई स्ट्रेच आउट हुआ तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 3350 या फिर 34, मुझे लगता है ये लेवल्स मैक्स टू मैक्स इंटरनेशनल लेवल में जाने चाहिए। और हमारे यहाँ वही जो रेजिस्टेंस जोन है 93-92,000, ये अपसाइड मुझे आने वाले 2 या 3 महीने में देखने मिल सकता है। अनुज, आप कैसे देखते हैं चांदी को? और खरीदारी की राय तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सभी दे ही रहे हैं, और आप लोग सब इस साल की शुरुआत से ही दे रहे हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग काफी दर्शकों ने यहाँ पर पैसा भी कमाया होगा जिस तरह से चांदी में गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं 32 से 38 के बीच में यहाँ पर अटकते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस रेंज में अपने आप को कहाँ पाते हैं, और भारतीय बाजारों में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? मनसा जी, हम तो जनवरी से कह रहे थे कि 1 लाख के आसपास चांदी आनी चाहिए। ऑलमोस्ट 96,000 से मार्केट वापस रिवर हुआ है, क्योंकि साथ में देखें तो कस्टम ड्यूटी का भी कट लगा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम पॉजिटिव है, बट हाँ 1 लाख तो नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि 90,000 के आसपास चांदी आपको साल के एंड तक देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में $33-34 के आसपास के लेवल अगर ब्रेक होते हैं, $33 अभी तक नहीं ब्रीच हुआ है। अगर $33 का लेवल ब्रीच होता है तो 37 से लेकर $40 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। 14-15 साल
साल लगाए चांदी ने पूरे कंसोलिडेशन को देखने में, और उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। तो स्लो एंड स्टडी मोमेंटम चांदी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने बहुत तेजी के एक ट्रेंड इसमें यहाँ पर आते हुआ देखा था, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगा, कंसोलिडेशन हुआ। अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ईयर एंड तक आपको 33 से लेकर $35 के बीच के लेवल देखे जा सकते हैं, और अगर इन बिटवीन $33 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम एक अच्छी रैली यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई देखेंगे, जो कि 37 से लेकर 40,000 तक जा सकती है। $40 तक जा सकती है। जी हाँ, गॉट योर पॉइंट। ओके, तो अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। ऑफ कोर्स वो लेवल्स क्लियर होते जाएंगे तो हम हायर प्राइसेस यहाँ पर बनता हुआ देखते भी जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस हमारे सभी ब्रोकरेज हेड्स की तरफ से आता हुआ कि खरीदारी आप यहाँ पर मेटल्स में करके चल सकते हैं। तो क्लियरली कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और चांदी, इन चारों में ही आपकी बाइंग पोजीशंस फिलहाल होनी चाहिए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, आप सभी के समय के लिए भी, और हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।